तो अब रियलाइजेशन अकाउंट को समझने के बाद अब मैं एक पूरा क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और कैश या बैंक अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो मैंने उसके लिए एक पूरा क्वेश्चन लिया है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये मैंने एक बैलेंस शीट ली है, उसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, मिसेस एज लोन, MRS लग गया तो मिसेस एज लोन, बीज लोन ये पार्टनर का लोन है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एज कैपिटल, बीज कैपिटल। इधर कैश है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स 22,000 के हैं, उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करके 18,000 आया है, मशीनरी 20,000, बिल्डिंग 15,000, गुडविल 4,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,500। कुछ एडजस्टमेंट्स हमने लिए हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पूरे चैप्टर से छांट के मैंने निकाली हैं। उसमें आपका फर्म्स डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 2020, ए पेड मिसेस एज लोन, जो ए का जो लोन है 8,000 वो ए देगा, एंड टुक स्टॉक एट ₹4,000, और जो स्टॉक है वो भी वो ले गया, 5,000 का स्टॉक था 4,000 में ले गया। हमने आपसे कहा था रियलाइजेशन में नुकसान फायदे पे ध्यान नहीं देना है, जो चीज़ जितने की थी और जितना आ रहा है जितना जा रहा है उस पर रिकॉर्ड करना है। बी टुक हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट, इन्वेस्टमेंट हमारा 10,000 का है, उसका आधा बी ने ले लिया है, आधा मतलब 5,000 का, और उसका 10% डिस्काउंट लगा के। डेटर्स हमारे हैं, बिल्स पेबल है, एवरेज बेसिस ऑफ 2 मंथ, ये सब अभी हम एडजस्टमेंट पे बात करेंगे। ये एडजस्टमेंट मैंने पूरे चैप्टर से बहुत मेन एडजस्टमेंट उठा के निकाली हैं ताकि एक ही क्वेश्चन से हम मैक्सिमम चैप्टर को कवर कर सकें। अब मैंने आपसे कहा था रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहला काम हमें लायबिलिटीज़ को बाई साइड में और एसेट्स को टू साइड में फॉरवर्ड करना है, उसको उतार के लाना है। तो उसमें मैंने कहा था कुछ चीज़ें उतरेंगी, कुछ चीज़ें नहीं उतरेंगी। तो जो चीज़ें हमें वसूल करने की ज़रूरत नहीं है उनको उतारने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैश हमारा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा जाकर के हमारा, और बाकी चीज़ें जिनको हम बेच सकते हैं वो हमारा इधर आएंगी। तो इसमें से स्टॉक हमने उतार दिया है, सेम वैल्यू रहेगी 5,000। इन्वेस्टमेंट को उतार दिया हमने। डेटर, अब डेटर में जब प्रोविजन माइनस करके दिखाया गया हो तो ध्यान क्या रखना है, तो डेटर की मेन वैल्यू है वो उतारी जाएगी, और प्रोविजन को हम बाई साइड डाल देंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से माइनस होती है कोई चीज़ तो इधर का आइटम माना जाता है। तो लाइबिलिटीज़ के आइटम को हमको बाई साइड डालना है, तो प्रोविजन वहाँ चला जाएगा, डेटर पूरी वैल्यू यहाँ जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट पूछते हैं तो माइनस करके क्यों नहीं डाला गया, क्योंकि अब हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। जब फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं तो प्रोविजन की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आगे वो डेटर हमें वसूल तो करना नहीं है, तो जो होना वो अभी खत्म हो गया है, इसलिए पूरे डेटा यहाँ पर ट्रांसफर किए जाएंगे। मशीनरी को हमने ले लिया, बिल्डिंग को ले लिया हमने, और गुडविल को भी लेना है, ये हमने एसेट उतार ली। अब लायबिलिटी की बात करें तो यहाँ से जिन लायबिलिटीज़ को हमें चुकाने की ज़रूरत है यहाँ पर रियलाइजेशन में, उनको हम उतारेंगे। तो क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, और मिसेस एज लोन, पार्टनर के लोन को हमें नहीं उतारना है क्योंकि उनको हम पेमेंट करेंगे बैंक और कैश अकाउंट में जाकर के, मगर उसकी वाइफ का अगर लोन है, मिसेस का लोन है, तो वो उतारा जाएगा क्योंकि वो आउटसाइडर पार्टी मानी जाएगी। बी का लोन नहीं उतारेंगे क्योंकि वो इंटरनल पार्टी है, तो उसका हम ट्रांसफर करेंगे कैश या बैंक अकाउंट में। जनरल रिजर्व हमारा कैपिटल अकाउंट में जाके बढ़ता है, और हमने आपसे कहा था कि यहाँ से 4 चीज़ें हम बांटते हैं कैपिटल अकाउंट में: जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और WCR। तो उसमें हमने कहा था 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो जो कंडीशनल होती हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन और WCR। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमेशा उतारा जाएगा, जो हमने ये उतार दिया है। उसके अलावा WCR अगर होता तो वो, अगर लाइबिलिटी उसके अगेंस्ट एडजस्टमेंट में होती तो उतारते, अदरवाइज नहीं उतारते। बाकी जनरल रिजर्व वगैरह हमारा कैपिटल अकाउंट में बांटे जाएंगे, और कैपिटल अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो उतारने का काम हमने खत्म कर लिया है। अब एक एक एडजस्टमेंट हम पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। पहला, ए पेड मिसेस एज लोन, ए ने ए का लोन दिया है तो लाइबिलिटी चुका रहे हैं हम, तो लाइबिलिटी को उतारते से इधर है और चुकाएंगे तो फिर इधर, फिर क्रॉस चलेगा, उतारने में क्रॉस, अब चुकाने में क्रॉस। तो यहां से यहां चुकाई जाएगी लाइबिलिटी और ऐसे चुकाई जाएगी इधर। हमने आपसे कहा था चुकाने में 2 बातें ध्यान रखनी है, या तो कैश जाएगा या पार्टनर का नाम जाएगा, कैश या बैंक या पार्टनर का नाम। अब यदि हमने इसको, जैसे यहां पर ए ने लाइबिलिटी चुकाई है तो ए के नाम पे आ जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप चाहो तो यहां पर मिसेस एज लोन लिख सकते हो, और टोटल अमाउंट में कोई अमाउंट नहीं बताया गया है, तो जितना ए का, मिसेस ए का लोन था पूरा हम मान लेंगे उसने चुका दिया है। अब इसके बाद उसने स्टॉक भी ले लिया है 4,000 में, स्टॉक हमारा 5,000 का था और उसको 4,000 में बिक गया है। तो जो पार्टनर ने अगर लिया तो उसके नाम पे आएगा बाई एज कैपिटल अकाउंट 4,000। इसके बाद हमारी पहले एडजस्टमेंट खत्म हो गई। दूसरी एडजस्टमेंट कहती है बी टुक हाफ इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। तो हमारा इन्वेस्टमेंट 10,000 का है, पहले उसका आधा करेंगे तो 5,000। अब 5,000 के डिस्काउंट को वो 5,000 के इन्वेस्टमेंट को 10% डिस्काउंट पे ले गया है। तो
तो 5,000 का 10% आया 500, उसमें से माइनस किया तो 4,500। तो फाइनली बी हमारा जो इन्वेस्टमेंट ले गया है बाई बी कैपिटल अकाउंट 4,500 में आधा इन्वेस्टमेंट खत्म हो गया। अभी आधा इन्वेस्टमेंट बचा है हमारा 5,000 का, देखते हैं आगे क्या करना है। फिर उसके बाद बात आ रही है डेटर्स रियलाइज 20,000। डेटर्स हमारे जो 22 के थे वो हमारे 20 में बिक गए। अब जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो कौन ले गया तो नगद मानी जाएगी, और नगद के लिए हमें यहां पर बाई कैश या बैंक वर्ड इस्तेमाल करना होगा। यदि क्वेश्चन में कैश है तो कैश लेके चलेंगे, बैंक होगा तो बैंक लेके चलेंगे। तो बाई कैश अकाउंट, इसके अंदर सारी नगद एसेट्स हम जो बेचते जा रहे हैं डालते जाएंगे। जैसे पहले हमने डेटर को बेचा है तो हम यहाँ पर डेटर को लिखेंगे, डेटर को हमने 20,000 में बेचा है, इकट्ठा कर लिया हमने। फिर वो कह रहे हैं बिल्स पेबल वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस। बिल्स पेबल जो हमारा था ये लायबिलिटी 10,000 की, वर ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 2 मंथ आफ्टर 31 मार्च, बट दे वर पेड ऑन 31 मार्च 2020 एट 6% पर एनम डिस्काउंट। मतलब इसका ये इस लाइन का कि बिल्स पेबल हमारे 10,000 31 मार्च 2020 के बाद 2 महीने बाद चुकाए जाने थे, एवरेज बेसिस ऑफ 2 मंथ, 2 महीने बाद चुकाए जाने थे, मतलब अप्रैल मई के बाद चुकाए जाने थे। मगर अब चूंकि फर्म बंद हो रही है, खत्म हो रही है, तो उनको हम 31 मार्च को ही चुका रहे हैं। तो जब हम पहले चुकाएंगे तो हमें डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। तो उस अमाउंट पर, बिल्स पेबल के 10,000 के अमाउंट पर 6% पर एनम लिखा हुआ है, 6% से 2 महीने का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट हमें निकालना पड़ेगा। तो ये 10,000 का जो पैसा है हमारा वो 10,000 इंटू 6/100 इंटू 2/12 हमें करना होगा। उससे क्या होगा, 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो निकल आया वो निकल आया आपका 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिलके बाकी पेमेंट करना पड़ेगा। तो बिल्स पेबल को हम 9,900 में चुका देंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कैसे करना है। मशीन से मिला हमको 25,000 रुपया, तो मशीन से हमको मिल गया 25,000, तो 25,000 मशीन का आ गया। फिर उसके बाद हमको मिला गुडविल। वैसे गुडविल जो जिस एसेट की वैल्यू दी गई वो हमें डालनी पड़ेगी। गुडविल से हमको मिल रहे हैं 6,000 हम यहाँ डाल देंगे। फिर हमको मिल रहा है रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पर 4,500। हमने आपसे कहा था इन्वेस्टमेंट आधा बिक गया है, आधा रह गया है, तो 5,000 का बचा था, उसमें से 4,500 में ये बिक गया। तो इन्वेस्टमेंट हमारा 4,500 का ये बिक गया। अब टोटल हमारा एसेट इतने की बिक गई, और हमारी जो लायबिलिटी थी वहाँ बिक गई। अभी लायबिलिटी रह गई है क्योंकि अभी क्रेडिटर रह गया है। हमने बिल्स पेबल चुका दिया, मैसेज ए का लोन चुका दिया है, क्रेडिटर रह गया है। क्रेडिटर के लिए यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिटर एग्रीड टू टेक बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट। बिल्डिंग हमारी कितने की थी, 15,000 रुपये की। तो ये बिल्डिंग को ये क्रेडिटर ले जा रहे हैं और फुल सेटलमेंट में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 20,000 के क्रेडिटर थे, 15,000 की बिल्डिंग उनको पकड़ा दी और हमारा क्रेडिटर खत्म हो गए, जीरो हो गए। तो 20,000 के माल को हमने 15,000 में चुका दिया, तो एक प्रकार से हमारा 5,000 का फायदा है। तो हमें फायदा नुकसान दिखाना नहीं है क्योंकि फुल सेटलमेंट लिखा है तो पूरा पूरा चुक गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जब किसी लायबिलिटी को हम किसी एसेट से चुकाते हैं तो ना तो हमें उस लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की जरूरत है चुकाने की, ना उस एसेट को। ये बात ध्यान रखनी है पूरे डिसोल्यूशन चैप्टर में। किसी भी लायबिलिटी को जब हम एसेट से पेमेंट करके चुका देते हैं तो उतना एसेट हमारी जो चली गई वो खत्म, और जो लायबिलिटी चुक गई वो खत्म। उन दोनों को ये हमें कहीं भी रिकॉर्ड में नहीं लाना है। हाँ, इसकी जगह अगर कुछ दिया गया होता तो रिकॉर्ड में किया जाता है। डिसोल्यूशन का सीधा फंडा है, जो आया और गया उसको रिकॉर्ड करना है, जो ना आया ना गया उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इस ट्रांजेक्शन में ना कुछ आया ना गया, दोनों खत्म हो गए, तो एंट्री खत्म, हमारा क्रेडिटर भी खत्म हो गया और बिल्डिंग भी खत्म हो गई। आगे है एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स वैल्यूड एट 3,000 टेकन ओवर बाई ए फॉर ₹2,000। एक नई एसेट पैदा हो गई जो पहले रिकॉर्ड में नहीं थी मगर अब है, 3,000 की है, तो हमारा फायदा है, और उसको ए ले गया। अब ए ले गया तो फिर हमें यहां पर लिखना पड़ेगा बाई एस कैपिटल। आप चाहो तो ब्रैकेट में हम उसको डाल सकते हैं, जो भी चीज़ है हमारी एसेट्स है। अब इसमें हमारी कितने की है, 2,000 की है, तो 2,000 रुपये हमें यहाँ बाहर डालने पड़ेंगे। लास्ट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाई ए फॉर विच ही गेट 10,000। मतलब यह है कि फर्म ने ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप पूरे रियलाइजेशन के जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए, उसमें हेल्प करिए, और उसके बदले में कंपनी आपको 10,000 रुपया देगी। तो वो जो भी खर्चे हैं अब ए को करना है, कंपनी की जेब से केवल 10,000 गए। अब एक्चुअल खर्चे कौन करेगा, ए ही करेगा। तो कंपनी की जेब से 10,000 जाने हैं, वो ए को दे दिए जाएंगे, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म्स बैंक। अब ए ने क्या किया, 10,000 फर्म से ले लिए, और अब जो पैसे उसको पेमेंट करने थे खर्च के, वो भी उसने फर्म की बैंक से दिलवा दिए। तो पार्टनरशिप को 2 प्रकार का नुकसान हो गया, एक 10 का भी और एक 12 का भी। तो अब इस केस में क्या होगा, फर्म का जो एक्चुअल नुकसान है वो 10,000 का है, तो वो यहां पर हम डालेंगे टू एस कैपिटल अकाउंट
और रिलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म अपने यहाँ 10,000 ही दिखाएगी, जो उसने ए को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते समय जो सौदा तय हुआ था। खर्च एक्चुअल चाहे 8,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे एक भी ना हो, या 25,000, वो सब ए को बॉर्न करना है। फर्म उसमें से कुछ भी नहीं देगी। तो अब इसमें क्या हुआ, 10 तो फर्म ने दे दिए हैं, मगर 12,000 भी उसने जो फर्म के अकाउंट से दिलवा दिए हैं, वो फर्म क्या करेगी, उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेगी। तो वो यहाँ नहीं जाएंगे, वो कैपिटल अकाउंट से हम काट लेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलाइजेशन एक्सपेंसेस। हमने एक पॉइंट यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कोई भी हमारा इस तरह का क्वेश्चन हो, जितनी भी एसेट हैं और जितनी भी लाइबिलिटी हो, जरूर ध्यान दे लेना कोई छूट ना गई हो। लाइबिलिटी जरूर नहीं छूटनी चाहिए। अगर लाइबिलिटी कोई छूट गई है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जितने पे उतने पे ही नगद में चुका दिया जाएगा उसको। मगर जो एसेट हैं, एसेट की कोई वो गारंटी नहीं है। अगर एसेट की वैल्यू दी गई है नीचे तो उसका हम बिका हुआ मानेंगे। अगर उसकी नीचे वैल्यू नहीं दी गई तो हम मान लेंगे वो जीरो है, उसकी कोई वैल्यू निकल के नहीं आई। रिलाइजेशन अकाउंट को कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में इसका हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करके इसका टोटल करना है। इन सब का टोटल यहाँ बाहर आ गया, टोटल किया, वो टोटल इधर आया, इसमें से हमने माइनस किया तो हमारा डिफरेंस आ गया 25,900। और चूंकि पार्टनरशिप में पूरे क्वेश्चन में हमने कहीं रेशियो नहीं दिया था, तो ये माना जाएगा कि वो रेशियो इक्वल है, तो उस केस में हमने इसको इक्वल रेशियो में बांट लिया। तो ये हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे मैंने बताया था, इस साइड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम होते हैं और इधर से पार्टनर्स कैपिटल बढ़ती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बैलेंस बीडी डालना होगा, जो उनकी पुरानी कैपिटल दी गई है क्वेश्चन में 11,000। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था 7 चीज़ें यहाँ से बांटी जाती हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें हमने यहाँ ट्रांसफर कर दी हैं, बाकी हमें यहाँ बांट रही हैं। यहाँ से क्या क्या ट्रांसफर कर दिया हमने, जनरल रिजर्व यहाँ आ गया, हमारा बढ़ गया हमारा जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमारा वहाँ चला गया, तो अब यहाँ नहीं आएगा। और यहाँ से अगर हम बात करें तो गुडविल यहाँ पर जाती है, मगर वो यहाँ पर चली गई थी, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहाँ नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर आएगा। वो हमने इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये तो हमने यहाँ से जो चीज़ हमें लानी थी वो हम ले आए। अब बात आ रही है आगे क्या होगा। इसमें आगे क्या करना है, मैं कुछ नहीं करना है, कि सिंपल तरीका है कि इस पूरे रियलाइजेशन में कहीं भी किसी पार्टनर का नाम आया है तो उसकी क्रॉस एंट्री इधर आ जाएगी, और यदि इधर कहीं नाम आया है पार्टनर का तो उसकी क्रॉस एंट्री इधर आ जाएगी। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ए का कैपिटल अकाउंट आया है और बी का कैपिटल अकाउंट आया है, इसका मतलब है कि इन्होंने कोई ना कोई एसेट ली है, तो इसका मतलब उनके कैपिटल अकाउंट को हमें कम करना पड़ेगा। तो इसकी क्रॉस एंट्री यहाँ बनेगी। तो यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट लिखा है तो लिखेंगे, लेकिन हम टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा जाएगा। और टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखने के बाद अमाउंट हमारा ए के कॉलम में 4,000 आ जाएगा और बी के कॉलम में हमारा 4,500 आ जाएगा। तो ए और बी का हमने दोनों का अकाउंट यहाँ ट्रांसफर कर दिया। और कहीं देखो ए का नाम आया है, फिर ए का नाम आया है, तो फिर हम यहाँ पर टू रियलाइजेशन लिखेंगे अकाउंट, और ये अमाउंट ए के कॉलम में 2,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब इसके बाद इधर आते हैं, इधर कहीं किसी पार्टनर का नाम आया है, यस, ए का नाम फिर आया यहाँ, तो यहाँ पर फिर हम बाई लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ए के कॉलम में हमारे पैसे जाएंगे 8,000 रुपया, और ए का दोबारा है तो 2 बार हमें लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पर बाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ए के कॉलम में अगेन फिर 10,000 भी का नील हो जाएगा। और यहाँ पर फिर उनके कैपिटल अकाउंट्स आ गए, तो फिर हम यहाँ पर बाई रियलाइजेशन लिखेंगे, जो कि हम ऊपर डाल चुके हैं पहले ही, 12,950, 12,950। तो हमारा क्या है कि पहले रियलाइजेशन अकाउंट बना लो। कैपिटल अकाउंट बहुत सिंपल बनता है, इसमें बैलेंस बीडी जो यहाँ से ट्रांसफर करना है वो ट्रांसफर करो, उसके अलावा सिंपल क्रॉस एंट्री बननी है और कुछ नहीं बनना है। जहाँ जहाँ पार्टनर का नाम आए क्रॉस एंट्री कर दो, और हमें इसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कोई एडजस्टमेंट ऐसी तो नहीं है जो डायरेक्टली हमारे कैपिटल अकाउंट को अफेक्ट कर रही है। तो एक एडजस्टमेंट थी लास्ट वाली, जिसमें हमने आपसे कहा था कि 12,000 रुपया ए को देने थे, क्योंकि फर्म ने उसको 10,000 का हमें इन्विटेशन दिया था, उसको काम दिया था कि आप 10,000 का काम करें, 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, वो हमने डाल दिए। मगर 12,000 रुपये खर्च आया एक्चुअल, और उसने फर्म से करा दिया था। अब उसके अकाउंट से यहाँ काटे जाएंगे, तो वो यहाँ पर 12,000 रुपये डाले जाएंगे, और उसके लिए हम टू कैश वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। हमने सब जगह कैश अकाउंट खोला है क्योंकि यहाँ पर कैश था। बस ये हमारा नील हो गया। अब इसके बाद बस इसमें कुछ नहीं जाना है, इसको अब डिफरेंस कर देंगे। जो इनके डिफरेंसेस आएंगे उनको हम टू बैलेंस सीडी ना लिखते रहे। अभी तक हम टू बैलेंस सीडी लिखते रहे हैं, लेकिन अब इसमें हम टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर चूंकि कंपनी बंद हो रही है, तो अब उसको हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे टू कैश। मतलब इनका जो भी डिफरेंस होगा इधर आए या उधर आए, टू कैश और बाई कैश के नाम से ही जाएगा। अब हमें देखना है कि बैलेंस किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल पेमेंट या तो आएगा या जाएगा। तो इसके अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे, वो बैलेंस हमारा आया है 19,300 और 10,800।
और अब इसको क्लोज करने के बाद उसको कैश में हमने ट्रांसफर कर दिया है। अब इसके बाद हमने बनाया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पे हमें क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस बीडी, जो हमारा पुराना कैश पड़ा होगा हम वो डालेंगे, और उसकी बीडी करने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहां से भी कोई चीज हमने छोड़ी थी जो हमने कहा था कि डायरेक्टली यहाँ पर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कैश अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पर था बीज लोन, तो बीज लोन हमने यहाँ पर 12,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, नया कुछ नहीं जाना है इसमें रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफर एंट्री आनी है, 2 का बाई का 2, मतलब क्रॉस में चलना है। अगर बाई साइड अगर कैश आया है तो 2 साइड आएगा, तो बाई साइड कैश कितना है, ये है 55,500, तो भी यहाँ पर आ जाएगा 2 रियलाइजेशन 55,500। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर कोई कैश आया है, यस ये आया कैश, तो ये आएगा बाई साइड में, तो बाई रियलाइजेशन के नाम से 9,900 रुपए हमने डाल दिए वाले। उसके बाद यहाँ पर कहीं कैश नहीं आया है। अब इसी प्रकार से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी देखना है क्रॉस में कहीं कैश है तो नहीं। यदि यहाँ कहीं कैश है तो अगर होता तो यहाँ 2 साइड आता, इधर कैश है जैसे है तो बाई साइड जाएगा, बाई एज कैपिटल अकाउंट के नाम पे, अब यहाँ कैपिटल अकाउंट के नाम से ही जाएगा, तो 12,000 रुपए डाल दिया हमने। फिर इनके जो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस थे, बाई एज कैपिटल बाई बीस कैपिटल 19,300 और 10,800, ये हमारा ट्रांसफर हो गया। तो ओवरऑल बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी, और ये कोई लोन छोड़ा है तो वो, उसके अलावा नया कुछ नहीं जाना है, बस क्रॉस एंट्री होनी है रियलाइजेशन से और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, यदि कहीं कैश हमने लिखा है तो। लास्ट में ये टोटल इक्वल आना चाहिए, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। अब इक्वल करने के लिए हमने देखा है इसको, तो ये लगभग आपका आ रहा है 64,000 का, दोनों तरफ टोटल इक्वल आ रहा है। अब हमारा कैश अकाउंट मैच कर गया, ये हमारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बन गया।